हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम आपको डिसिप्लिन इंस्पेक्टिव इलेक्टिव कोर्स यानी कि डीएससी का 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का बी पार्ट पढ़ाएंगे। हमने ए पार्ट, हमारी वीडियो बन चुकी है। आप जिसने नहीं देखा होगा आप प्लीज़ जाकर पहले देख लेना। एंड हम यूनिट 1 का चैप्टर बी यानी कि बी पार्ट जो हमारी बुक में दे रखा है वो पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी बुक का क्या नाम है, वैश्वीकरण की समझ। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जो यूनिट 1 आता है हमारा वो है वैश्वीकरण। ये हमारा यूनिट 1 का नेम है, नेम ऑफ यूनिट 1 है ये। तो जो अब हमारा चैप्टर आता है इसमें यानी कि जो पार्ट है वो है हमारा बी यानी कि आयाम, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक। आज हम जो पढ़ेंगे वो इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आयाम जो है आर्थिक है, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक के बारे में। तो चलिए पहले इसका थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय क्या दे रखा है इसमें, परिचय में अर्थशास्त्र में आर्थिक वैश्वीकरण का अर्थशास्त्र है। ये माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संदर्भ है। इसमें आर्थिक विकास क्या है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है कि वैश्वीकरण क्या एक बहुआयामी अवधारणा है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं। इसमें क्या कौन कौन सी अभिव्यक्तियाँ हैं, इसमें राजनीतिक आती हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक, और इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। आर्थिक वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम है। कौन सा आयाम है आर्थिक वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम। IMF और WTO दुनिया भर में वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। कौन कौन निर्धारण करते हैं, एक तो IMF करता है और एक WTO करता है। जबकि आर्थिक वैश्वीकरण ने विकासशील देशों में आय और आर्थिक विकास में वृद्धि की है और विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्य में कमी आई है। ये विकासशील और विकसित देशों के बीच शक्ति संतुलन को भी बदलता है। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। वो तो हमने थोड़ा परिचय पढ़ा था कि इस चैप्टर में क्या है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है हमारा, वैश्वीकरण और संस्कृति। जो संस्कृति यानी कि जो कल्चर है, संस्कृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कल्चर। वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन, तो कल्चर ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सांस्कृतिक वैश्वीकरण दुनिया भर में विचारों, अर्थों और मूल्यों का संचरण को इस तरह से संदर्भित करता है जैसे कि सामाजिक संबंधों को विस्थापित और तीव्र करना। ये प्रक्रिया इंटरनेट, लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा द्वारा फैली हुई संस्कृतियों के आम खपत द्वारा चिहित है। कि कहाँ से फैली है ये, इंटरनेट से, लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से फैली है। इसमें कमोडिटी एक्सचेंज और औपनिवेशीकरण की प्रक्रियाओं को जोड़ा है जिनकी दुनिया भर में सांस्कृतिक अर्थ ले जाने का एक लंबा इतिहास है। संस्कृति का प्रसार व्यक्तियों को विस्तारित सामाजिक संबंधों में भाग लेने में सक्षम बनाता है जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करके एक ऐसी सामाजिक संबंधों का निर्माण और विस्तार केवल भौतिक स्तर पर नहीं देखा जाता। सांस्कृतिक वैश्वीकरण में साझा मानदंडों और ज्ञान का निर्माण शामिल है जिसके साथ लोग अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक सांस्कृतिक पहचान को जोड़ते हैं। ये विभिन्न आबादी और संस्कृतियों के बीच बढ़ती अंतर्संबंध लाता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का विचार 1980 के दशक के अंत में उभरा। कब उभरा था सांस्कृतिक वैश्वीकरण का विचार, 1980 के दशक में। लेकिन 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में पश्चिम शिक्षाविदों द्वारा व्यापक रूप में फैला गया। कब उभरा, तो स्टार्टिंग तो इसकी 1980 में हो गई थी, लेकिन जब भी इसका स्टार्ट हुआ, एंड स्टार्ट होते ही कुछ भी चीज़ नहीं चलती है, तो स्टार्ट होने के बाद 1990 के दशक के 2000 के दशक में ये पश्चिमी शिक्षाविदों द्वारा पे फैला गया था। कुछ शोधकर्ताओं के लिए सांस्कृतिक वैश्वीकरण का विचार 1970 और 1980 के दशक में सांस्कृतिक समाजवादी के आलोचनात्मक द्वारा किए गए दावों की प्रतिक्रिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैश्वीकरण और वैश्विक गांव कि कौन कौन से गांव हमारे वैश्विक थे। ग्लोबल विलेज दुनिया भर में मीडिया प्रौद्योगिकियों के प्रसार के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के अधिक परस्पर जोड़े होने की घटना का वर्णन करता है। ये शब्द कनाडाई मीडिया सिद्धांतकार मार्शल मैक्लुहान ने अपनी पुस्तक दी गुटेनबर्ग गैलेक्सी द मेकिंग ऑफ
टैप्रोफिक मैन 1962 और आउटस्टैंडिंग मीडिया 1964 में गढ़ा था। कौन सी पुस्तक और किसने लिखी थी ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये पूरा इसमें दे रखा है। साहित्यिक विद्वान सुएली ने वर्णन किया है कि कैसे वैश्विक गांव शब्द पारंपरिक वाणिज्य, प्रवासन और संस्कृति द्वारा परिवर्तन वैश्विक सह अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द जैसे कि पोल 2012 में उद किया गया को नामित करने के लिए आया है। आर्थिक पत्रकार थॉमस फ्रीडमैन की वैश्विक गांव की परिभाषा एक वैश्विक बाजार और गांव में एक साथ बंधी हुई है शब्द की एक और समकालीन समझ है, जैसे कि पोल 2012 में उद्भव किया गया है। आपको वैश्विक गांव से समझ आ जाएगा कि जो बढ़ रहे हैं गांव में विकास हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, वो सब। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले कारक, ये वाला। तो कौन कौन से कारक है देखिए आप। नंबर 1 आता है दुनिया भर में नई तकनीकी और संचार के रूप में विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे में एकीकृत करने में मदद करते हैं। बड़े पैमाने पर प्रवासन और व्यक्तिगत यात्रा के साथ साथ परिवहन प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान की अनुमति देने वाले वैश्वीकरण के इस रूप में योगदान दिया है कि मतलब कि जो एक देश से दूसरे देश आदान प्रदान करते हैं, उसमें प्रौद्योगिकीकरण करते हैं, उसको भी बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवसंरचना और संस्थागत परिवर्तन, अंतर्निहित परिवर्तन। उदाहरण के लिए शैक्षिक प्रणालियों और शिक्षकों के परीक्षण के माध्यम से दुनिया भर में अंग्रेजी जैसी भाषाएं पढ़ाना। अब बढ़ावा कैसे हो, सुविधाजनक कैसे बना, अंग्रेजी बोलना सीख गए लोग, अंग्रेजी में बढ़ावा देने लग गए। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है देखिए। कंपनियों और राष्ट्रों को लाभ की अनुमति देता है। अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और सूचना में विकास और उन्नति के अवसर प्रदान करता है और आमतौर पर विकासशील देशों को प्रभावित करता है। जो विकासशील देश हैं उनको प्रभावित करता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अन्य लोगों और संस्कृतियों के बारे में कम रूढ़िवादिता और गलत धारणा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, विश्व स्तर पर किसी के मूल्यों और विचारों की रक्षा करने की क्षमता। कंपनियों के बीच अन्योन्याश्रित कंपनियों को उत्पन्न करना, यानी कि कंपनियां तो चल रही हैं लेकिन उसमें और अलग अन्योन्याश्रित कंपनियां ऐड कर देना। अन्य संस्कृति के उत्पादन तक पहुँच, कि जो अन्य संस्कृतियाँ हैं उसके उत्पादन तक पहुँच, जैसे कि कल्चर अलग अलग है सबके यहाँ, तो ऐड कर देना। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयामों का विश्लेषण। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम पढ़ेंगे हम। सांस्कृतिक वैश्वीकरण दुनिया भर में सांस्कृतिक प्रभाव की तीव्रता और विस्तार है। संस्कृति एक बहुत व्यापक अवधारणा है और इसके कई पहलू हैं, लेकिन वैश्वीकरण पर चर्चा में स्टिगर का अर्थ है प्रतीकात्मक निर्माण, अभिव्यक्ति और अर्थ का प्रसार। एक शिक्षक के तहत विषयों में वैश्विक संस्कृतियों के विकास या इसकी कमी, हमारी पहचान और इच्छाओं को आकार देने में मीडिया की भूमिका और भाषाओं के वैश्विक के बारे में चर्चाएं शामिल हैं। तो संस्कृति में कैसे बढ़ावा आने लगा वैश्वीकरण के आने से, कि मतलब प्रतिक्रिया होने लगी, लोग अपने कल्चर को चेंज करने लगे, पुरानी सोच वाली न्यू सोच में आने लगे, तो मीडिया के द्वारा भी बहुत प्रोत्साहन हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारा, वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम। प्रौद्योगिकी आयाम उन तरीकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें प्रौद्योगिकी को वर्तमान संगठन में शामिल किया गया है। ये आयाम सवाल करता है कि क्या कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं में ग्राहकों को डिजिटल समाधान प्रदान करती है, क्या डिजिटल संचार और ई-कॉमर्स लागू होता है। तकनीकी आयाम क्या आ गया, वो आजकल जो मतलब डिजिटल चल रहा है हर कुछ, मतलब कैश ना देकर ऑनलाइन पेमेंट करना, डिजिटल तरीके से काम करना, सामान दुकान से न लाकर ऑनलाइन बुकिंग करना, ऑर्डर ऑनलाइन करना, आजकल सब क्या हो गया है, ई-कॉमर्स हो गया है, यानी कि डिजिटल संचार हो गया है। ये देखो ब्लैक वर्डिंग में लिखा भी है, उन तरीकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें प्रौद्योगिकी को वर्तमान संगठन में शामिल किया गया है, यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि जो बढ़ावा हुआ है, प्रौद्योगिकी हुई है, उसको वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें शामिल किया गया है। अब आता है वैश्वीकरण की तकनीकी आयामों की चुनौतियाँ।
वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप तकनीकी शिक्षा प्रणालियों में कई नई चुनौतियां आई हैं। अभी हाल तक प्रौद्योगिकियां ज़्यादातर आयात की गई थीं और इन तकनीकों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आमतौर पर विदेश भी भेजे गए हैं। वैश्वीकरण ने उद्योगों को उद्योग और सेवा क्षेत्रों में वैश्विक खिलाड़ियों के लिए खोल दिया है। नए उत्पादों और सेवाओं को बेहतर गुणवत्ता और ग्राहक को ध्यान में रखते लगातार पेश किया गया है। फिक्स्ड और सर्विस यूनिटी के लिए इस नए ब्रांड की सफलता के लिए महत्वपूर्ण अत्यधिक उत्साह और क्रिएट किए गए फोर्सेस का एक समूह है। इससे कार्यबल को ज्ञान और तकनीकी कौशल को नियमित रूप में अपडेट करना होगा। हमारे संस्थान को दूर होने वाले इंजीनियर आधुनिक उद्योग का सामना करने में सक्षम होंगे। उन्हें अपनी तकनीकी ज्ञान में अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि अपडेटेड यानी कि बढ़ावा देना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए फटाक से। उनमें गुणवत्ता की गहरी समझ होनी चाहिए, नैतिकता और परीक्षण का काम होगा और सहयोग, अतिरिक्त सहयोग, टीम कार्य कौशल, आत्मसम्मान, लक्ष्य में निवेश, नेतृत्व और सोच में प्रेरित होंगे। तो तकनीकी आयाम में क्या क्या चुनौतियाँ आई थी? लोगों को डिजिटल काम नहीं आते थे, बहुत मुश्किलों से सिखाना पड़ा था। आज के समय में तो आते हैं सारे डिजिटल काम, लेकिन पहले क्या था, लोगों को नहीं आते थे, बहुत लोग उससे अलग थे, परे थे। आज के ज़माने में भी जो मतलब पिछड़ी जातियों के लोग हैं वो डिजिटल वर्क से अलग है। अब आता है हमारा वैश्वीकरण विरोध आंदोलन। अब वैश्वीकरण विरोध आंदोलन क्या है वो देखिए। वैश्वीकरण विरोध आंदोलन या प्रति वैश्वीकरण आंदोलन आर्थिक वैश्वीकरण के लिए एक सामाजिक आंदोलन है। आंदोलन को आमतौर पर वैश्विक न्याय आंदोलन, परिवर्तन वैश्वीकरण आंदोलन, वैश्विक विरोधी आंदोलन, कॉर्पोरेट विरोधी वैश्वीकरण आंदोलन या नव उदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। अब आप देखिए, कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधा सीधा नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है, कह नहीं सकते। अब जैसे कि अब आपको दे देंगे वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन क्या है लिखिए, तो आपको हाँ आपने पॉइंट पढ़ रखा है, फटाफट आप लिख देंगे। अब वहीं अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक वैश्वीकरण के लिए सामाजिक आंदोलन क्या है वो लिखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको सारी चीज़ें परिवर्तन वैश्वीकरण आंदोलन लिखिए, ये सब एक ही आंदोलन है, नाम अलग अलग चेंज कर दिए हैं बस उसके। वैश्वीकरण विरोधी कई परिभाषाएं हैं, इसमें परिभाषाएं कई दे रखी हैं। प्रतिभागी कई संबंधित विचारों पर अपनी आलोचनात्मक को आधार बनाते हैं। जो साझा किया जाता है कि वह यह है कि प्रतिभागी बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों का विरोध करते हैं जिनके पास अनियमित राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति है। राजनीति की जो शक्ति है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। व्यापार समझौते के माध्यम से प्रयोग किया जाता है और वित्तीय बाजारों को विनियमित किया जाता है, विशेष रूप से निगमों पर काम की सुरक्षा स्थिति और मानकों, श्रमिकों को काम पर रखने और मुआवजे के मानकों, पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत और राष्ट्रीय विधायी प्रतिक्रिया की अखंडता, स्वतंत्रता और संभवतः की कीमत पर लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया जाता है। कुछ टिप्पणीकारों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को ट्रम्बो पूंजीवाद यानी एडवर्ड लुटवॉक बाजार कट्टरवाद या जो जॉर्ज सोरोस के रूप में वर्गीकृत किया है। कैसिनो पूंजीवादी सुसान स्टेज और मैक्सवेल्ट बेंजामिन बाबर के रूप में किया गया है। तो आपने समझ लिया होगा कि कौन कौन इसके समर्थक थे। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के नीचे नाम दे रखा है आपको। तो गाइस देखिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और हमने बहुत ही शॉर्ट नोट बनाए थे, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।